नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत बहुध्रुवीय विश्व का सशक्त केंद्र। उन्होंने कहा, दोनों देशों की एक समान विदेश नीति। भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश लागू। विश्व के कोविड जोखिम वाले देशों से 11 उड़ानों से भारत आए यात्रियों की जांच में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,24,86,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। लोकसभा में आज राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक पेश होने की संभावना। राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक लाए जाने की उम्मीद। भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष अगस्त से लगभग 1,600 किसान रेल सेवाएं संचालित की। 5,20,000 टन से अधिक जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों की ढुलाई की। सरकार ने कहा, 100 दिन से भी कम समय में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया। नवंबर में 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का वस्तु और सेवा कर, जीएसटी लागू होने के बाद से ये दूसरा सर्वाधिक कर संग्रह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिनटेक के बारे में थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन करेंगे। बंगाल की खाड़ी में आशंकित चक्रवात को देखते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने तैयारियों की समीक्षा की। तूफान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने की आशंका। और बेल्जियम को 1-0 से हराकर भारत FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत बहुध्रुवीय विश्व का ऐसा सशक्त केंद्र है जिसकी विदेश नीति और प्राथमिकताएं रूस के काफी निकट हैं। श्री पुतिन ने कल क्रेमलिन में कहा कि अगले सप्ताह वे भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में दोनों नेता भारत रूस संबंधों और कार्यनीतिक भागीदारी को और विकसित करने के नए उपायों की रूपरेखा तय करेंगे। श्री पुतिन ने कहा कि परस्पर भागीदारी से दोनों देशों को वास्तविक लाभ हुआ है और द्विपक्षीय व्यापार में प्रगति हुई है। ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष तथा कोरोना वैक्सीन और औषधि उत्पादन क्षेत्र में संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने सहित व्यापक सहयोग है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि मैत्री और परस्पर समझ की सुदृढ़ परंपराओं पर भरोसा रखते हुए दोनों देश संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने की 6 तारीख को नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत मंगोलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को अधिक मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। प्रतिनिधि मंडल ने कल राष्ट्रपति भवन में श्री कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच विशेष कड़ी है। भारत के राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों की छपाई का काम किया है। मंगोलिया में तेल रिफाइनरी परियोजना भारत मंगोलिया के बीच मजबूत सहयोग का प्रतीक है। इससे मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा में तेजी से विकास होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, जन्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिशा निर्देश कल लागू हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर निगेटिव आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिन का यात्रा विवरण जमा कराना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर उन्हें 7 दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और 8वें दिन उन्हें फिर से जांच करानी होगी। दोबारा रिपोर्ट नकारात्मक आने पर अगले 7 दिन तक उन्हें अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल 5% यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद परीक्षण से गुजरना होगा। इन परीक्षणों पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जल मार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी हवाई यात्रियों की तरह परीक्षण से गुजरना होगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में परीक्षण से छूट दी गई है। हालांकि आगमन पर या होम क्वारंटीन के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जाएगा और निर्धारित मानकों के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। भारत से आई 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के 3,476 यात्रियों की जांच के बाद 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की गई। संक्रमित यात्रियों के नमूने जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजे गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 24 करोड़ 86 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 79 करोड़ से अधिक लोगों ने पहला और 45 करोड़ 76 लाख से अधिक ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 71,55,000 से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत लाइव इन फोन कार्यक्रम में प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर मोना देसाई श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत बहुध्रुवीय विश्व का सशक्त केंद्र। उन्होंने कहा, दोनों देशों की एक समान विदेश नीति। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश लागू। विश्व के जोखिम वाले देशों से 11 उड़ानों से भारत आए यात्रियों की जांच में 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,24,86,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। लोकसभा में आज राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक पेश होने की संभावना। राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक लाए जाने की उम्मीद। भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष अगस्त से लगभग 1,600 किसान रेल सेवाएं संचालित की। 5,20,000 टन से अधिक जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों की ढुलाई की। सरकार ने कहा, 100 दिन से भी कम समय में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया। नवंबर में 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद से ये दूसरा सर्वाधिक कर संग्रह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिनटेक के बारे में थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन करेंगे। बंगाल की खाड़ी में आशंकित चक्रवात को देखते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने तैयारियों की समीक्षा की। तूफान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने की आशंका। और बेल्जियम को 1-0 से हराकर भारत FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विधेयक पेश करेंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम 1998 में संशोधन के उद्देश्य से लाया जा रहा है। उधर राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। ये विधेयक बांध टूटने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। इसमें बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। भारतीय रेल ने पिछले वर्ष अगस्त में किसान रेल सेवा की शुरुआत के बाद से अब तक लगभग 1,600 किसान रेलगाड़ियों का संचालन किया है। इन रेलगाड़ियों का संचालन जल्दी खराब होने वाली सब्जियों, फलों, मीट, मछली और डेयरी उत्पादों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लोकसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसान रेलगाड़ियों ने जल्द खराब होने वाले 5,20,000 टन से अधिक प्याज, केला, आलू और अन्य फल तथा सब्जियों को पहुंचाया। केंद्र सरकार ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ पंजीकृत किया गया है। ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण तथा अन्य क्षेत्र से जुड़े श्रमिक समूह तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। देश में इस वर्ष नवंबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ है। नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ। लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से कर रहा है। इन्फिनिटी फोरम नीति, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व के अग्रणी विचारकों को एक मंच पर आने का अवसर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं 18,000 करोड़ रुपए लागत की हैं। मुख्य रूप से सड़क संबंधी आधारभूत ढांचे में सुधार की इन परियोजनाओं से यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी तथा क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 700 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति और जल निकासी संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है, जिसे लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस गलियारे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की यात्रा 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगी। वहीं वन्य जीवों के लिए बिना रोक टोक आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें क्षेत्र में गंभीर भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वहीं लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाएगा। इस पुल पर हल्के वजन के वाहनों को पार करने की अनुमति होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कल बंगाल की खाड़ी में आशंकित चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई। तूफान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने की आशंका है। उड़ीसा सरकार ने आने वाले तूफान जवाद के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के सभी तटीय और इनसे सटे जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात के आने की आशंका व्यक्त की है। इसके शनिवार को दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश पहुंचने की संभावना है। इस दौरान तटीय इलाकों में तेज वर्षा होने की भी संभावना है। भारत की टीम पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भुवनेश्वर में कल मेजबान टीम ने बेल्जियम को 1-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। आकाशवाणी समाचार महत्वपूर्ण खबरों के साथ देश भर के लोगों तक पहुंचता रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान तेज विकास हुआ है। आकाशवाणी लखनऊ आज से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित करेगा, उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ। इसका प्रसारण प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को शाम 7:45 से शाम 7:55 तक होगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्री। आज की इस कड़ी में हम तेलंगाना क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मैरी चेन्ना रेड्डी को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2 दिसंबर 1996 को हुई थी। 1940 के दशक के दौरान तत्कालीन हैदराबाद राज्य में उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था। वे उन दिग्गजों में भी थे जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्री। रेड्डी का जन्म 13 जनवरी 1919 को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में हुआ था। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से स्नातक के बाद वे चिकित्सा सेवा में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी इच्छा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने की थी। इसलिए उन्होंने एक सफल चिकित्सक का पेशा छोड़ दिया और सार्वजनिक सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। रेड्डी आंध्र युवजन समिति और छात्र कांग्रेस के संस्थापक थे और कई छात्रों, युवाओं, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़े रहे। उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक एक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया
और विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखे। 1942 में उन्हें आंध्र महासभा का महासचिव चुना गया। रेड्डी महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों में दृढ़ विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता के बाद रेड्डी 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। अलग तेलंगाना राज्य के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और तत्कालीन लोकप्रिय तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे जीवन के अंतिम समय तक जनसेवा के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। हम मुंगी वीरैया और उनके साथियों को भी याद करते हैं, जो हैदराबाद की निजाम की सेना से लड़ते हुए 2 दिसंबर 1946 को शहीद हो गए थे। निजाम के सैनिकों ने किसान विद्रोहियों की तलाश में तेलंगाना के नलगोंडा के मल्ला रेड्डी गुडेम गांव पर छापा मारा था। मुंगी वीरैया 600 से अधिक ग्रामीणों के साथ इसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें वीरैया और कई अन्य किसानों की भी मृत्यु हो गई। हम इन सभी शहीदों को सलाम करते हैं। आज हम सबसे शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक नारायण गणेश चंद्रावरकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1855 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होनावर में हुआ था। 1881 में उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। चंद्रावरकर इंग्लैंड में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 1885 में लंदन गए। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों में जुट गए और 1900 में इसके वार्षिक सत्र के अध्यक्ष चुने गए। जेथे परंपरेचा सन्मान नित्य आहे, जनशासनात इचा पायात सत्य आहे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से अवकाश ले लिया। 1901 में महादेव गोविंद रानाडे की मृत्यु के बाद प्रार्थना समाज का नेतृत्व उन्होंने संभाला और सामाजिक कार्यों में लग गए। नारायण गणेश चंद्रावरकर ने 1914 में राजनीतिक क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया और 1918 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दिनशा वाचा के साथ अखिल भारतीय उदारवादी सम्मेलन का नेतृत्व किया। 1920 में उन्होंने जलियांवाला बाग अत्याचारों पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गठित हंटर कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में बॉम्बे में आयोजित जनसभा की अध्यक्षता की। चंद्रावरकर की सलाह पर ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। और फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी प्रियंका, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने का फैसला स्थगित होने की खबर को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ओमिक्रॉन का ब्रेक, 15 दिसंबर से शुरू होनी थी विमान सेवा, नई तारीख का ऐलान बाद में। हिन्दुस्तान की सुर्खी है कोरोना के हर स्वरूप के लिए टीका बनाने की तैयारी तेज। पत्र ने एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है दुनिया की 3 कंपनियां फाइजर, मॉडर्ना तथा एस्ट्रेजेनिका इस पर शुरू कर चुकी हैं काम। लोकसत्ता का कहना है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने नए वेरिएंट का हवाला देते हुए बूस्टर डोज के लिए डीसीजीआई से अनुमति मांगी। कृषि कानून निरसन विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगने को हिन्दुस्तान ने प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा ने उच्चतम न्यायालय की इस व्यवस्था को प्रकाशित किया है कि पति पत्नी के बीच झगड़े में पिता पर बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी उसके बालिग होने तक है। दैनिक भास्कर की खबर है ट्विटर पर अब दूसरे की फोटो या वीडियो उसकी अनुमति के बिना शेयर नहीं की जा सकेगी। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के बाद ट्विटर ने एक नया नियम जारी किया है। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है अब डिजिटल पैटर्न पर सेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म, 15 जनवरी को सेना दिवस परेड में आएगी नजर, नई वर्दी लड़ाई के दौरान छिपने के लिए ज्यादा मददगार। नवभारत टाइम्स के अनुसार रक्षा अकादमी में लड़कियां भी लेंगी प्रशिक्षण, 3 साल में बन जाएंगी गर्ल्स स्क्वाड्रन सिएरा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है अहमदाबाद दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में 7वें स्थान पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार इजरायल की राजधानी तेल अवीव सबसे महंगा शहर। अमर उजाला ने बताया है कि नवंबर में जीएसटी संग्रह 1,31,000 करोड़ रुपए पहुंचा, नवंबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा भारत बहुध्रुवीय विश्व का सशक्त केंद्र। उन्होंने कहा दोनों देशों की एक समान विदेश नीति। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश लागू। विश्व के कोविड जोखिम वाले देशों से 11 उड़ानों से भारत आए यात्रियों की जांच में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,24,86,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। लोकसभा में आज राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक पेश होने की संभावना। राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक लाए जाने की उम्मीद। भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष अगस्त से लगभग 1,600 किसान रेल सेवाएं संचालित की। 5,20,000 टन से अधिक जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों की ढुलाई की। सरकार ने कहा 100 दिन से भी कम समय में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया। नवंबर में 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का वस्तु और सेवा कर, जीएसटी लागू होने के बाद से ये दूसरा सर्वाधिक कर संग्रह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिनटेक के बारे में थॉट लीडरशिप फोरम का उद्घाटन करेंगे। बंगाल की खाड़ी में आशंकित चक्रवात को देखते हुए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने तैयारियों की समीक्षा की। तूफान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने की आशंका। और बेल्जियम को 1-0 से हराकर भारत SIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।